ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे अक्सर चर्चा करते रहते हैं, हम अब बात करते हैं, बट जो आज का टॉपिक है वो मेरे भी इंटरेस्ट का है और मेरे को लगता है कि हर उस पर्सन को, हर उस वुमेन को, हर उस लेडी को उससे रिलेट करना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नारी वंदन बिल, यानी कि जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसके रिगार्डिंग। तो सर वो ना, एज अ यंग, एज अ यूथ, मेरे को तो बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, क्यों लाया गया और क्या चीज़ें हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे कुछ आपसे आज सवाल जवाब रहेंगे, ठीक। क्योंकि सर लाइक जैसे वुमेन राइट्स है और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वुमेन का वोटिंग में और इवन हर एक चीज़ में रोल है। तो जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है सर, ये क्या है? जो ये नारी वंदन बिल है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बिल्कुल ठीक बताइए। बात है। वुमेन जो है वो हर क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। और वुमेन के बिना जो है हम इस पूरे सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। उसको आदि आबादी कहा जा सकता है। और पिछली सदियों में वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जातियाँ भी हुई और अनदेखी हुई उनकी इंटरेस्ट की। पर अब जो नई सदी है उसमें वुमेन्स के इंटरेस्ट को और वुमेन्स को इग्नोर करना नामुमकिन है, और कोई भी क्षेत्र हो। तो उसी के चलते सिलसिले में वुमेन जो रिजर्वेशन बिल है, जो नारी वंदन के नाम से 2023 का बिल था, ये बिल 2023 में एक्चुअली पास हो गया था सर्वसम्मति से सब पार्टियों ने। पर उस टाइम जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने जो बीजेपी सरकार है उसने ये कहा कि 2023 में पास हुआ था, 2024 में लागू हो जाना चाहिए था। पर इन्होंने जानबूझ के उसमें ये कह दिया कि पहले सेंसस होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लागू होगा। तो इस तरह से टाल दिया था। और वो मतलब कि उस चीज़ की जरूरत नहीं थी। तो उस और वो बिल अब ले आए। तो ये बिल जो है परसों पार्लियामेंट में आया था, और उसके लिए 18 घंटे टाइम रखा गया, और उसमें बहस चली बिल पे। तो और वो बिल लाने से सिर्फ एक दिन पहले ही जो है उसका नोटिफिकेशन हुआ, और एक ही दिन पहले जो उसका ड्राफ्ट दिया, जिससे ये है कि ड्राफ्ट को ढंग से ऑपोजिशन पढ़ ना सके। और वो स्पेशल सेशन बुला लिया बीच में। तो और स्पेशल बुला के और इंट्रोड्यूस किया, और उसमें दोनों दोनों तरफ से तर्क रखे गए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने बोला, इधर से लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम घटक दल जितने भी थे, दल, सब ने अपनी अपनी बात रखी। और आखिर में इसमें जो है वोटिंग होना तय था। तो जो वोटिंग हुई, तो उसमें जो है जब मत विभाजन हुआ, जब अपना गृह मंत्री ने इसको कंक्लूड किया, तो मत विभाजन में ये, क्योंकि 135वां कॉन्स्टिट्यूशन बिल था, और ये 3 बिल आ रहे थे। एक तो मेन जो बिल आप कह रहे हो, वो जो वुमेन रिजर्वेशन है, वो तो था ही था मेन। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 135वां। और उसमें जो है प्रोविजन ये है कि मोर देन 50% संख्या जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसका जो है 2/3, जितने भी लोग वोट प्रेजेंट हो, उसका 2/3 मेजोरिटी अगर होएगी तभी बिल पास हो पाएगा। तो उसमें जो है बिल में जब वोटिंग हुई, तो वैसे इस टाइम पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ 543 है, पर 3 सीटें खाली है तो 540 है। पर जब वोटिंग का टाइम आया तो 528 मेंबर पार्लियामेंट थे जिन्होंने वोट किया, और उसमें 292 जो है फेवर में आए, और 230 जो है अगेंस्ट में इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस गठबंधन ने डाला। तो उसको बिल को पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। तो यानी कि 54 वोटों से शॉर्ट हो गया। और अपोजिशन को उसमें 176 वोटों की जरूरत थी, पर उनको 230 वोट मिले। तो इसमें अपोजिशन की भी यूनिटी अच्छी दिखी, और जो रूलिंग है उसका भी परफॉर्मेंस ठीक रही, उनको भी अपने उससे 5 वोट ज्यादा मिले। क्योंकि इस टाइम 2 स्टेटों में इलेक्शन भी पेंडिंग है, तो बहुत सारे लोग इलेक्शंस में, मेंबर पार्लियामेंट वगैरह बिजी हैं। तो उसके बावजूद भी दोनों तरफ से अच्छा रहा, पर ये वो बिल जो है वो गिर गया। तो ये बात हुई कि इस तरह से ये जो बिल का जो हश्र होना था, जो एक्सपेक्टेड था। और उस वजह से फिर उन्होंने क्या किया कि वो, क्योंकि वो दोनों बिल, उसके साथ जो एक 2026 डिलिमिटेशन का बिल था, और एक यूनियन जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में बिल था, वो दोनों इस बिल से रिलेटेड थे। तो फिर वो जो बाकी 2 बिल जो है वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया खुद ही।
कि जब अगर ये बिल गिर गया है तो फिर हम इस दोनों बिल को भी वापस ले लेते हैं। तो तीनों बिल जो है वो फिर वो पास नहीं हो पाए, और उसमें जो है ऑपोजिशन वालों ने इसको अपनी जीत पाई, और उन्होंने जो है एनडीए जो गवर्नमेंट है, बीजेपी, महिलाओं ने उस पर प्रदर्शन किया और ये कहा कि ये महिलाओं के साथ धोखा है। इस तरह से कल पट्टाशेप हुआ पार्लियामेंट में। सर हमें ये तो समझ में आया कि ये जो बिल था ये क्या था और कैसे आया, बट इस बिल के रिगार्डिंग सर एक बहुत ही लाइक पॉपुलर ओपिनियन आ रहा है कि इसको इस टाइम पे क्यों लाया गया, और उसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं। तो सर उस पर क्या बताएंगे कि इस बिल को इसी समय क्यों लाया गया? हाँ, मतलब कि आपकी बात ठीक है कि एक तो इस बिल की टाइमिंग और एक इसके रीजंस भी कि क्यों लाया गया और टाइमिंग क्यों है, तो इस बारे में बड़ी चर्चा है। तो इसमें मेरी जो राय है वो मेरी दो तरह की राय है इस पे कि क्यों लाया है। इसमें दो प्रकार की बात है कि एक तो मेरी राय यह है कि एक तो एक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लाया गया, और दूसरा रीजन है लॉन्ग टाइम फायदे के लिए लाया गया, ये सोच समझ के लाया गया। तो अब मैं पहले तो जिक्र कर देता हूँ शॉर्ट टर्म फायदे क्या है। तो उसमें ये बात ये है कि एक तो बिल के लाने की टाइमिंग जो है मतलब कि बड़ी अजीब है। जिस टाइम देश में इलेक्शन चल रहा है और 3 स्टेट का इलेक्शन हो गया, 2 स्टेट का भी होना है, 23 तारीख को और 29 तारीख को। और 23 तारीख को बंगाल का फर्स्ट फेज और तमिलनाडु है, और 29 को बंगाल का सेकंड फेज है। और दूसरा इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहे हैं, पूरी दुनिया में डिस्कशन चल रही है कि लोग देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा क्राइसिस है कि नेगोशिएशन चल रही है, उसमें पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ाई में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक है। तो ये टाइम बड़ा अजीब है कि, और अभी थोड़े दिन पहले सेशन चल रहा था, उसमें ला सकते थे, या इलेक्शन वगैरह खत्म होने के बाद, क्राइसिस के बाद भी, क्योंकि बिल पास भी होता तो 29 से लागू होना था ये। तो ये टाइमिंग भी बड़ी अजीब है कि इस टाइम क्यों लाया, स्पेशल सेशन लाया। तो मुझे और दूसरी बात, सेंसस भी चालू हो गई है हमारे देश में, जो 2026 में जो जनगणना होनी है, सेंसस होनी है, वो भी चालू हो गई है। तो जब आपने 2023 में ये बिल पास हुआ था तो ये कहा था कि जब सेंसस होगी और डिलिमिटेशन होगा तब ये बिल आएगा, तो सेंसस का इंतजार कर लेना चाहिए था। तो ये बिल लाने का ये है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कारण जो अभी तत्कालीन कारण तो एक ही है कि बंगाल इलेक्शन, मुझे लग रहा है कि इनको पता था गवर्नमेंट को कि ये बिल गिरेगा, क्योंकि इनकी संख्या थी नहीं, 2/3 है, और जिस तरह से ये लाए वो, नहीं तो ऑपोजिशन ये कह रहा था कि बिल को खाली बिल लिया हो, हमने 2023 में पास किया, सिर्फ वुमेन बिल का डिलिमिटेशन से और सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं है, और करना चाहो तो 543 है, इन्हीं में बढ़ा सको, पर ये कह रहे थे कि हम 50% बढ़ा के 850 तब इसको लागू करेंगे। तो ऑपोजिशन ने तो साफ कहा कि इनका कोई कारण नहीं है, अगर लाना है तो सिंगल लाओ, पर इन्होंने जानबूझ के, एक्चुअली ये बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल था ही नहीं, वुमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में ये डिलिमिटेशन और कंट्री का एक पॉलिटिकल मैप बदलना चाह रहे थे, और वो एक मतलब की डेमोक्रेसी पे अटैक था ये एक तरह से। तो वो अपोजिशन ने समझ लिया, तो इसको धाराशायी लिया। तो पहला कारण तो शॉर्ट ये है कि जो वुमेन बिल है, जो बंगाल में इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन उन्होंने हर हाल में जीतना है। पहले तो SIR के थ्रू वहां पर वोटें कटवा दी, और दूसरा उन्हें पता है कि वहां एक महिला मुख्यमंत्री जिससे मुकाबला होना है, और जो महिलाएं हैं बंगाल की, वो मुख्यमंत्री की जो ममता बनर्जी है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ये हर हाल में बंगाल लेना चाहते थे। तो एक कारण तो बंगाल इलेक्शन लग रहा है, जो बिल्कुल एंड बंगाल इलेक्शन की वोटिंग से पहले लाए। दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि जो एप्स्टीन फाइल की विवाद चला था, क्योंकि वो वुमेन के खिलाफ अपराध एप्स्टीन फाइल में, और उनमें हरदीप पुरी का और अनिल अंबानी का नाम आ गया था, और मोदी जी का नाम भी आ रहा है। तो उससे ध्यान बटाने के लिए कि हम प्रो वुमेन है, उस एप्स्टीन फाइल से भी ध्यान बटाने के लिए शायद ये बिल लाया। और तीसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल डिस्कशन हो रहा है, इंटरनेशनल फोरम में सारी कंट्रियां भाग ले रही हैं, पाकिस्तान बिचौलिया बना हुआ है, तुर्की है, ओमान है, और सब कंट्रियों का कुछ ना कुछ रोल है, चाइना का है, रशिया है, तो हिंदुस्तान का कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है हिंदुस्तान को, तो वहां से भी ध्यान हटाने के लिए शायद ये बिल लाए। ये तो है शॉर्ट टर्म कारण। और जो लॉन्ग टर्म कारण है, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या चाह रहे थे कि इस बिल के आड़ में इस देश में ये परमानेंट अपनी डेमोक्रेसी खत्म करके अपना अस्तित्व भिजवाना चाहते हैं। तो इस बिल का, अगर ये बिल पास होता और 850 सीटें हो जाती, तो उससे क्या होता कि इन्होंने 3 चीजें ठान रखी है। एक तो वन टाइम वन इलेक्शन,
उसका मतलब ये है कि इलेक्शन एक टाइम में हो जाए, रोज रोजना इनके हिसाब से ना हो, जब चाहें ये इलेक्शन कराएं। दूसरा, इन्होंने कहा कि अपने मन मर्जी के मतदाता हों और वोटिंग लिस्ट अपनी मन मर्जी की बने। वो कारण है एसआईआर। एसआईआर की वजह से इन्होंने बंगाल में लेकिन 90 लाख लोगों के वोट काट दिए। जानबूझ के उन लोगों को वोट की लिस्ट से बाहर कर दो कि जो संप्रदाय, जो जातियां हैं, जो इलाके इनको वोट नहीं डालते, उन इलाकों से वोटें काटो और जो लोग इनको वोट देते हैं उनकी वो लिस्ट बनाओ। तो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़, वो एसआईआर थी। तीसरा रीजन है डिलिमिटेशन, जो इस बिल के आड़ में कर रहे थे कि टाइम भी अपना हो, वोटिंग लिस्ट भी अपनी हो और इलाके रीजन भी अपने हो, कि जो इलाका, जो रीजन या जो स्टेट बीजेपी को सपोर्ट करे उन इलाकों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट बढ़ जाए और जिनमें इनको लगता है कि हम कमजोर हैं उनका घट जाए। तो 308 होते ही जैसे डिलिमिटेशन होता तो साउथ के इलाकों की वोट घट जाती और क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का रिप्रेजेंटेशन घट जाता और नॉर्थ वेस्ट के। सिर्फ ये जो काओ बेल्ट है या हिंदी हार्ट बेल्ट है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी, बल्कि उन स्टेटों में कवच रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता। हालांकि साउथ की जिन स्टेटों ने अच्छा काम किया है इकोनॉमिक की, उसमें क्लीनिंगनेस में, हेल्थ में, पॉपुलेशन कंट्रोल में, उन स्टेटों ने सबसे अच्छा काम किया है, पर उनकी जनसंख्या कम रह गई। और जिन स्टेटों ने इन इलाकों में काम नहीं किया उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता और जिन स्टेटों ने अच्छा काम किया उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाता। पर इस बात से इनको कोई मतलब नहीं। इनका मतलब तो ये जहां हमारा वो, तो सीधी सी बात ये कि पूरा पॉलिटिकल मैप चेंज करने के लिए इनकी मंशा इस वो लाने की लॉन्ग टाइम ये थी कि परमानेंट इस तरह की हो जाए कि हमारा जो है परमानेंट, बल्कि वर्चस्व रहे, हम डेमोक्रेसी को तोड़ मोड़ के हमारी हमेशा सरकार बने। हालांकि उसमें बिल में बीच में एश्योरेंस दी गृह मंत्री ने कि मैं इसको हर स्टेट में 50% बढ़ा देंगे, सबका इक्वली बढ़ेगा। पर वर्बली तो आप बोल रहे हो, ड्राफ्ट में कहीं उसका जिक्र नहीं 50% में। तो ऑपोजिशन ने कहा कि 50% बढ़ा दो प्लस उसकी गारंटी दे दो, साथ में सेंसस जो चल रही है प्रेजेंट सेंसस में के बिहाफ पे करो, तो हम इस बिल को पास कर देंगे। आप 2011 इस बिल में वो 2011 की जनसंख्या ले रहे थे जिसमें जाति जनगणना नहीं है, और जो प्रेजेंट जनगणना हो रही है वो जाति जनगणना है। तो उसका ऑपोजिशन का कहना था कि जब तुमने कहा कि सेंसस में होना है, अब जाति जनगणना हो रही है, तो इसमें ओबीसी के इंटरेस्ट भी लागू होने चाहिए, इस जाति जनगणना के बाद कर लेना। तो वो बात उन्होंने करनी नहीं थी क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। तो इसलिए जो है ये सारा प्रपंच इसलिए रचा गया था कि डेमोक्रेसी को चेंज करना, डेमोग्राफी को, डेमोक्रेसी को किल करना था। सीधी सी बात है, ये बिल था ही नहीं तो कांग्रेस तो पहले कह रही थी, वो कह रहे कि आज लिया हो इस बिल को दोबारा, पर इसको डिलिमिटेशन हटा दो, हम आज पास करवा देंगे। 543 1850 बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। 2023 में कहा था कि बिल लाके ऑपोजिशन ने 2024 के इलेक्शन में आ जाना चाहिए। और कांग्रेस तो वो कह रही है कि कांग्रेस क्यों कह रहे हैं, हम तो वो पार्टी है जो आजादी से पहले महिलाओं के पक्ष में थी, जो मोतीलाल नेहरू की पहली कमेटी बनी थी 1928 में, उसमें 14 जो वो थी प्रायोरिटी, उसमें वुमेन रिजर्वेशन थी। फिर इस बिल को कांग्रेस में जो बिल आजादी के बाद जो पहली बार जिक्र किया वो राजीव गांधी ने ही किया। लोकल बॉडीज में 33% सबसे पहले राजीव गांधी लाए थे, और जो बिल पहली बार पास हुआ नरसिम्हा राव के टाइम में पास हुआ। उसके बाद ये बिल कई बार आया और कांग्रेस भी लाई और वाजपेयी जी के टाइम में भी शब्द आया, पर ये बिल हर बार गिरा। पर 2023 में ये पास हो गया था। तो कांग्रेस तो कहती है कि भाई हमने पहला इस कंट्री को वुमेन प्रेसिडेंट दिया, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर दी, पहली वुमेन स्पीकर दी, पूरे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर दी। तो कांग्रेस तो कहती है कि हमारा, और कांग्रेस के हमेशा से मतलब कि कितनी महिला प्रेसिडेंट हुई है कांग्रेस की, तो आजादी से पहले, आजादी के बाद भी महिला प्रेसिडेंट। पर बीजेपी और आरएसएस में आज तक कोई चीफ महिला नहीं हुई। बीजेपी में आज तक कोई चीफ उसको नहीं बनाया। अब भी रिप्रेजेंटेशन देख लो तो कैबिनेट में और उसमें 2 महिलाएं कुल, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव तो 6-7% से ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये महिलाओं का सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं। तो बात ये थी। समझ में आया कि मतलब इस बिल को पास करने के पीछे कितनी ही ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करी जा रही थी और किन चीज़ों को उससे रिलेट किया जा रहा था और क्या क्या उनके पॉइंट्स थे।
बट इससे रिलेटेड सर एक और चीज़ आती है कि इसका आगे आने वाली पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा, राजनीति पे क्या असर पड़ेगा और इकोनॉमिकल इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो ये रहेगा कि वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जो एनडीए है, जो बीजेपी लेड अलायंस है, वो तो पूरे देश में अब लग जाएगा। अपने हर जो भी मीडिया है, जो भी मीडियम है, चाहे इनको प्रदर्शन करना पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, सोशल मीडिया पे, मेन मीडिया पे, और ये फैलाएंगे कि जो इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, ऑपोजिशन, ये वुमेन विरोधी है। ये पूरी इस बात को फैलाएंगे। और जो ऑपोजिशन का जो गठबंधन है, वो अपनी ताकत पूरी लगाएगा कि ये कहलाने के लिए कि ये वुमेन बिल के आड़ में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा था, तो वो उस बात को फैलाएंगे। तो अब तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन कितनी बात अपने किस तरह से कह पाता है और पब्लिक हिंदुस्तानी कैसे लेती है। तो ये तो अंदाजा बड़ा वो है। पर जो इकोनॉमिक वाली बात आपने करी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिल से जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पे, हिंदुस्तान की जो टैक्स पेयर के पैसे पे जो बर्डन डलना था, उसका जिक्र पार्लियामेंट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, चाहे ऑपोजिशन की पार्टी थी या पॉलिटिकल पार्टी थी। क्योंकि मान लो 543 है, वो जो 800 मेंबर पार्लियामेंट बढ़ जाएंगे, प्लस सारी असेंबलीज में 50% एमएलएस बढ़ जाएंगे। तो इन सारे एमपीज का खर्चा, उनका तनख्वाह, उनका भत्ता, उनके लिए घर, उनके लिए पेंशन्स, कितना बड़ा बर्डन हिंदुस्तान में बढ़ने जा रहा था। और मतलब कि मोटा मोटा ही मानते हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट 4 या 5 करोड़ का पड़ता है। तो इतने सिर्फ बिल बढ़ा के कुछ चंद लोगों को फायदा मिलता, कुछ रिप्रेजेंट बढ़ते, और हमारे हिंदुस्तान के उस पर कितना, मतलब ये खर्चा मिला के उनकी सिक्योरिटी है, उनके लिए मतलब कि हर चीज, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनकी रेल यात्रा है, उनकी हवाई यात्रा है। तो इतने मेंबर पार्लियामेंट और इतने हजार एमएलए बढ़ जाते, तो जो सारा खर्चा, ज्यादातर हमारी स्टेट कर्जे में है, सारी कर्जे माइनस है। ऐसे उसमें इस तरह के बिल लाके लोगों पे बर्डन करना, पर किसी, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट रहता है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये क्वेश्चन किसी ने उठाया ही नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, अगर मान लो जिस पार्लियामेंट में भी 543 मेंबर पार्लियामेंट है, उनको भी मौका नहीं मिलता पार्टिसिपेशन का। पहले जो पहला हमारा सेशन था, उसमें 135 दिन का वो सेशन चलता था, वो घट के हमारा 55-60 दिन के रह गया। तो सेशन के दिन तो कम रह गए। 5 बार 4 बार के सीनियर एमपीज को भी 3-3 4-4 मिनट बोलने के लिए तरसना पड़ता है। बोलने का रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो दिन तो वही 24 घंटे हैं, 365 दिन है, और सेशन के दिन घटाते जा रहे हैं। तो 850 को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे दोगे इतने कम दिनों में, जब तुम 543 को ढंग से मौका नहीं दे रहे। तो इकोनॉमिक के हिसाब से भी और पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी, दोनों तरफ से ये कोई बहुत फायदे वाला बिल नहीं था। पर चलो, अब तो वो पास हुआ नहीं, तो ये गिर गया। तो बस इस बारे में तो मेरी यही राय है। सर डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ें इस बिल के रिगार्डिंग समझ में आई। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हुई होंगी। आपने जो लास्ट पॉइंट बताया स्पेशली हमें, वो बहुत इम्पैक्टफुल था, और होपफुली इस बिल से जो हमारी इकोनॉमी है उसे आगे और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ही, जैसा आपने हमें सजेस्ट किया। थैंक यू सो मच सर।